नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग अध्याय 1 का पूरा फुल वीडियो जो 2 भाग में बनाए थे हम लोग देख चुके हैं। अब अध्याय 2 का पहले वाला वीडियो में देखे थे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। अब अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। और इस निर्माण में जितनी भी जो भी पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें लगाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखें इसको। तो आज का हमारा चैप्टर है संविधान का निर्माण। आगे देखिए, यह इसका जो स्रोत है कहाँ से ले गए हैं। देखिए, क्लास 7 से चैप्टर 1 में हमने अपने संविधान से हमने अपना संविधान कैसे बनाया, जो ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े होंगे। और क्लास 8 से न्यू वाला एनसीईआरटी जो है उसमें चैप्टर 1 भारतीय संविधान, और क्लास 9 से संविधान निर्माण, और क्लास 9 से ही चैप्टर 1 में संविधान क्यों और कैसे, ये सभी हमारा स्रोत है जिससे यह चैप्टर बनाया गया है। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे संविधान आखिर है क्या। संविधान उन नियमों का लिखित संकलन दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है। इसके अंतर्गत सरकार तथा नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों तथा कार्यों का वर्णन होता है। यानी कि संविधान उस दस्तावेज या उस संकलन को कहा जाता है जिसके आधार पर किसी भी देश को, जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारा देश जो भारत है, हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसकी सहायता से, जो संविधान है उसकी सहायता से किसी भी देश का संचालन किया जाता है। यानी कि जो भी नियम और जो अधिकारें हैं, जिस चीज़ में लिखा जाता है, जिस दस्तावेज में लिखा होता है उसे संविधान कहते हैं, और उसी नियम और कानून से हमारा देश को संचालित किया जाता है, जिस संविधान कहते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक संविधान के कार्य, यानी संविधान के कार्य क्या क्या हैं। आगे देखिए, यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पहला कार्य। दूसरा है, संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। दूसरा है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ये सीमाएं इस प्रकार में, इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये रहा संविधान का कार्य। अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की रूपरेखा नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे, वो संविधान का जो रूपरेखा था, संविधान हमारा कैसा होगा, उस रूपरेखा को नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। कब किया था? 1928 में। ये ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव लगाए हैं इसमें, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। आगे है 1928 में उसको नेहरू रिपोर्ट में उसको प्रस्तुत किया गया, और 1931 में कांग्रेस ने कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट के रूप में तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसका रूपरेखा प्रस्तुत कर दिया, और उसी चीज़ को 1931 में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1931 में, उसमें उस स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। आगे है, दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की बात कही गई। आगे है, इसके पश्चात 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी ऑफिशियल पॉलिसी यानी अधिकृत नीति में शामिल किया। आगे है,
संविधान का निर्माण, हमारा अगला टॉपिक है संविधान का निर्माण। देखिए संविधान का निर्माण हुआ कैसे, इसको देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा जाता है और संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। यानी कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए जितने भी प्रतिनिधि थे उनका जो सभा होता था उन सभा को संविधान सभा कहा जाता था या संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता था। इसको देख लीजिएगा। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। यानी कि कैबिनेट मिशन जिस नियम को बनाया था कि इस नियम से संविधान सभा की रचना होगा या संविधान सभा बनेगा, उसी योजना के अनुसार उसी योजना के अनुसार संविधान सभा की रचना हुआ था। इस योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण देखिए जिस प्रकार से नीचे दिया गया उसी प्रकार से किया गया था। अब देखिए पहला है हमारा, प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें बांटी जाएगी। यानी कि प्रत्येक प्रांत यानी कि प्रत्येक राज्य और जितने भी देशी रियासत है जिन पर ब्रिटिश हुकूमत नहीं था, वहाँ के राजाओं का हुकूमत था, उसको देशी रियासत कहते हैं। उनको प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में उसको सीटें दी गई थी संविधान सभा में। समान रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। यानी कि एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर होगी। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। यानी कि जो हमारा राज्य था जिस पर ब्रिटिश हुकूमत था, उन सभी राज्यों से 292 सदस्य चुनना था और 93 सीटें जो था देशी रियासतों से चुना था जिस पर राजाओं का शासन अभी भी चल रहा था। अब देखिए आगे है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया। आगे है, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। आगे है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके द्वारा गठित समिति के परामर्श से किया गया। और आगे है, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। यानी कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य बनने थे उन सदस्यों के चुनाव के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्य वर्ष 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। आगे है, संविधान सभा का मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया तथा सभा की पहली बैठक में वो उपस्थित नहीं हुए। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राव 1934 में एम.एन. राव जो 1934 जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, एम.एन. राव उसका प्रतिपादन किया। यानी कि जो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का उसका मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा उस संविधान का जो बैठक था उसको बहिष्कार किया गया और उसमें जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो उपस्थित नहीं हुए। आगे है, संविधान सभा का स्वरूप क्या था उसको देखेंगे हम। संविधान सभा के सदस्यों का चयन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया तथा उन्हें अधिक से अधिक प्रतिनिधिपरक बनाने का संभव प्रयास किया गया था। संविधान सभा में भारत के विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी शामिल थे। यानी कि जितने भी राजनीतिक दल था, विभिन्न समुदाय था, उसके भी सदस्य इसमें शामिल थे संविधान सभा में।
आगे है, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी के प्रतिनिधियों का स्थान दिया गया था। यानी कि जो हमारा संविधान सभा था उसमें प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी के प्रतिनिधियों का स्थान दिया गया था। इसमें एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर HP मोदी ने किया था। इसको ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा आप लोग। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26 रखी गई थी तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 रखी गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी, जैसे सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित महत्वपूर्ण महिला इसमें शामिल थी, जो 15 उनका संख्या था। इसको देख लीजिएगा। 3 जून 1947 की योजना, जो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जो 3 जून 1947 की योजना थी उसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके अनुसार देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो जाने के पश्चात वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे सदस्य बना था, देखिए जो भी हमारा सदस्य था प्रांतों से जो 292 चुनने थे और देसी रियासतों से 93 सीटें चुनने थे। इन तीनों को मिलाकर, इन दोनों सीटों को मिलाकर 389 सीट हुआ। अब वहाँ पे अब जब भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ है माउंटबेटन योजना के अनुसार, तो जब भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान में जितने भी सदस्य थे वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं रह गए, यानी कि संविधान सभा का सदस्य नहीं रह गए। तो पहले 389 सदस्य था और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत का जो संविधान सभा का जितने भी सदस्य थे वो 389 से घटकर 299 हो गई। आगे है, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो 9 दिसंबर 1946 था, उस दिन संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ था और 13 दिसंबर को तीसरा बैठक हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो पहला बैठक में सबसे जो वरिष्ठतम, जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था और पहले से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, लिख लीजिएगा इसका, जो ऑब्जेक्टिव में हम इसको डाले हैं। जबकि BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि जो BN राव थे वो संविधान सभा के जो राजनीति संवैधानिक सलाहकार कहते हैं, जो सबसे पहले हमारा BN राव बने थे जो संवैधानिक सलाहकार थे। जैसे हमारा राजनीतिक पार्टियाँ अभी जितनी भी चल रही है सबका राजनीतिक सलाहकार जो होते हैं ना, तो उसी प्रकार जो हमारे BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार सर्वप्रथम उसको नियुक्त किया गया था। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को संविधान सभा के सदस्य नहीं माना गया, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो। कौन कौन? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक 14 अगस्त 1947 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य के साक्षात्कार नामक अपना प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में दिया था। अब देखिए संविधान सभा की कार्यविधि क्या होती है उसको देखेंगे हम लोग। संविधान सभा का कार्य अधिक व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। इसके सभी अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे। आगे है, लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं।
अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है इसको जानेंगे, और कब लागू हुआ था, और सर्वप्रथम किसने इसको संविधान के रूप में संविधान में जोड़ने के लिए लाया था, इसको देखेंगे हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा बैठक हुआ था हमारे संविधान सभा का, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था, यानी कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। 13 दिसंबर को उसको प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया, जो संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के रूप में संविधान का अंग बन गया। यानी कि 22 जनवरी को जब इसको पारित किया गया 1947 में, वह प्रस्तावना के रूप में संविधान का एक अंग बन गया उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया, जो कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत से प्राप्त सिद्धांत थे। जो भी टॉपिक अगर समझ में ना आया तो थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उस पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, जो हमारा प्रस्तावना था उसका प्रमुख बिंदु क्या क्या था, इसको देखेंगे। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का पहला जो हमारा मुख्य बिंदु था वो उसके तहत हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा, यानी कि एक स्वतंत्र है और उस पर किसी भी देश का फिर से शासन नहीं होगा, यानी कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र होगा और संप्रभु राज होगा, यानी कि इसके ऊपर अब कोई राज करने वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। आगे देखिए, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा, यानी कि जो भारत है वह ब्रिटेन के अधिकार में जितने भी क्षेत्र आते थे वो, और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ का एक अंग बनना चाहते हैं उसका एक संघ होगा भारत, यानी कि राज्यों का संघ होगा एक भारत। अगला टॉपिक है हमारा, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है, यानी कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का जो भी स्रोत है, यानी कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और जितनी भी शक्तियाँ होगी वो उसका स्रोत क्या होगा, जनता होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे जनता लिखा हुआ है। आगे है, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारे प्रस्तावना जो भी प्रस्तावना की मुख्य बिंदु जो है उसके अनुसार भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने के जो मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किसके तहत? हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव का जो बिंदु है उसके तहत। आगे देखिए, आगे हमारा अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र
दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। किसके तहत? प्रस्तावना के तहत। जो प्रस्तावना का जो मुख्य बिंदु रहा है उसके तहत भारतीय गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों को कानून और न्याय के अनुसार दी जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्ण योगदान करेगा। यानी कि जो विश्व में शांति है उसके लिए और मानव कल्याण के विकास के लिए देश हमेशा पूर्ण रूप से योगदान करेगा। आगे देखिए, संविधान सभा की समितियां कितनी थी और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा की मुख्य 8 कमेटियां का गठन किया गया। यानी कि संविधान निर्माण में जो भी मुद्दों पर विचार करना था, विमर्श करना था, उसके लिए संविधान सभा की मुख्य कितनी समितियां को गठन किया गया था? 8 समितियां, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सामान्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समितियों का अध्यक्षता करते थे। यानी कि जो भी समितियां बनाई गई थी, 8 समितियां थी, उसकी अध्यक्षता कौन कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन सभी समितियों का अध्यक्षता करते थे। आगे देखिए, आगे है हमारा संविधान सभा की समितियां यानी कि कमेटियां कितनी थी? 8 थी। जिसका अध्यक्षता कौन कौन करते थे इसको देखेंगे, कौन कौन सी समितियां थी उसको देखेंगे। अब देखिए, पहला है हमारा संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू। इसको लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी हम डाले हैं, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक है, दूसरा है संघीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्षता वही करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथा है हमारा प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत संविधान की रचना की गई थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करते थे। आगे है हमारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, यानी कि जो मौलिक अधिकार था और अल्पसंख्यक संबंधी जो भी परामर्श था उसकी उस समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन समितियों की 2 समितियां थी। किन समितियों की? एक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो भी परामर्श लेना था उसकी 2 उप समितियां भी थी। कौन कौन थी? एक मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता कौन करती थी? जे.पी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? एच.सी. मुखर्जी। आगे है अन्य छोटी छोटी जो भी प्रमुख समितियां थी उसको देखेंगे। कार्य संचालन समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधित जो भी समितियां थी उसका अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथार्थ समिति जो था उसका अध्यक्षता कौन करते थे? एस वरदाचार्य, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे है हमारा संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति था उसकी अध्यक्षता कौन करता था? जी.बी. मावलकर। भाषाई प्रांत आयोग जो समिति था उसका अध्यक्षता कौन करते थे? एस.के. धर। एस.के. धर एक योजना थी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन जो एक चैप्टर है उसमें एस.के. धर योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हैं प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। अब और थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। अब देखिए, प्रारूप समिति जो जितनी भी समितियां थी, 8 समितियां थी, उस 8 समितियों में हमारा जो प्रारूप समिति था वो सबसे मेन था, क्योंकि इसी के तहत हमारा संविधान का निर्माण किया गया, संविधान की रचना की गई, जिसका अध्यक्षता कौन करते थे? बी.आर. अम्बेडकर। देख लीजिएगा इसको। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं,
का गठन किया गया था। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसको ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें मिलान करने के लिए जो भी देता है तो इसी प्रकार से देगा कि हाँ इसमें से कौन संविधान के सदस्य नहीं थे। तो जब ये नाम याद रहेगा तब ना हम लोग जान पाएंगे कि हाँ इसमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उसकी अध्यक्षता करते थे वो पहला सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी और एन माधव राव और अंतिम है टीटी कृष्णमाचारी। अब देखिए, संविधान का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अनेक बार चर्चा हुई तथा 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार हुआ था। यानी कि जो भी संविधान का जो ड्राफ्ट था, यानी कि जो रूपरेखा थी, उसको कौन तैयार किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अनेक बार चर्चा हुआ था तथा 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार हुए थे। अब देखिए, संविधान निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या जो भी तथ्य था उसको देखेंगे, जो भी जानकारियाँ है संविधान के बारे में उसको देखेंगे। अब देखिए, संविधान का निर्माण कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव, शब्द और वहाँ कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा गया। यानी कि संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव रखा जाता था, जो भी शब्द बोला जाता था, उस सभी बातों को रिकॉर्ड करके अभी तक सुरक्षित रखा गया है और उस समय रखा गया था। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। जो भी बातें रिकॉर्ड करके रखा गया उन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको 12 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसको देख लीजिएगा। आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस दिन संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में जो भी संविधान तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया, जिसमें 299 कुल सदस्य में से 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और 284 सदस्यों का ही संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था। आगे देखिए क्या क्या है। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2015 में किया जा रहा है। आयोजन 2015 से किया जा रहा है। यानी कि प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप सभी लोग जानते होंगे। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 2015 से। इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। यानी कि जब संविधान को अपनाया गया था, संविधान को जब संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था, उसकी तिथि 26 नवंबर 1949 है। संविधान के कुछ प्रावधान कुल 16 अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, यानी कि कुल मिलाकर कितना 16 अनुच्छेद को जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लागू कर दिया गया था। और जो भी अनुच्छेद बचा था शेष उपबंध को, यानी शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी कि 16 अनुच्छेद किस दिन लागू कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। जो भी अनुच्छेद बचा हुआ था उसको पूर्ण रूप से, यानी कि संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब देखिए आगे है हमारा,
हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए जाने के दिन को चुने जाने का ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी दिन को इतिहास के रूप में याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो इसका ऐतिहासिक कारण ये था कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी को याद करने के लिए, इसी इतिहास को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो ये रहा हमारे संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और क्यों संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया तथा तब से हर वर्ष 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ और इसी दिन पर 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। इसको देख लीजिएगा। 1950 में संविधान के लागू होने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने तथा 1952 में वे भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। यानी कि जो स्वतंत्र हमारा भारत हुआ था उस टाइम में ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था और प्रथम जो निर्वाचित राष्ट्रपति बने कब बने थे? 1952 में। इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी अधिकांश नियम जो भी लाया गया है, लिखा गया है, वो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर है। दिसंबर 1929 में संपन्न लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1930 की इस ऐतिहासिक स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। भारत के संविधान का पहला पेशकश कब किया गया था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के रूप में। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे है भारत के संविधान की पहली रूपरेखा कब प्रस्तुत किया गया और कहाँ किया गया था? 1931 में किया गया। कराची में जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था, कराची में लाहौर अधिवेशन के रूप में, लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था उसी में उसको प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब संविधान सभा के मांग को अधिकृत नीति में शामिल किया? 1934 में। अब देखिए आगे है, संविधान का निर्माण किस संविधान के गठित सभा के द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी संविधान सभा का सदस्य बना था उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। आगे देखिए, संविधान सभा के चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा। ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों को कितनी सीटें दी गई थी? जो भी ब्रिटिश शासन वाले प्रांत था, जो भी राज्य था, उसको 292 सीटें दी गई थी। और जो देसी रियासत था, जो भी राजाओं का शासन, जहां ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, यहाँ के देसी राजाओं का शासन था, यानी कि उसको देसी रियासत कहा जाता था, उसको कितनी सीटें दी गई थी? 93 सीटें दी गई थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्वाचन के चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम.एन. राव, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान सभा के एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधि किसने किया था? फ्रैंक एंथनी और एच.पी. मोदी। इसको हम लोग देख चुके हैं।
संविधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? देखिए, अनुसूचित जाति कितना था? अनुसूचित जाति की सदस्यों की संख्या 26 था, अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या 33 थी और महिलाएं कितनी थी? 15 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू और बहुत सारी महिलाएं जो भी थी, जो ज़्यादा मतलब अच्छी पढ़ी लिखी थी, उसको शामिल किया गया था, जो योग्य था उसको शामिल किया गया था। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान का अलगाव किन योजना के अंतर्गत और कब हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को अलगाव किया गया था उसको। भारत पाक बंटवारे के बाद संविधान सभा का, यानी कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा का वास्तविक सदस्य कितना रह गया? तो पहले कितना था? जो भी पाकिस्तान और भारत जब एक में था तो उस टाइम दोनों का जो सदस्य था वो 389 था और बाद में घट करके कितना हो गया? 299 हो गया, जब पाकिस्तान अलग हुआ तब। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देख चुके हैं हम लोग। संविधान सभा का पहला बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको देख लीजिएगा। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, जिसको हम लोग पढ़े हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो देखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को आया था और 22 जनवरी 1947 में उसको पारित कर दिया गया। संविधान सभा की समितियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? वही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? जे.पी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? एच.सी. मुखर्जी। देख लीजिएगा। राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये VVI है। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एन गोपालास्वामी अयंगर थे, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, M.N. माधव थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। इसको देख लीजिएगा आगे। संविधान सभा का निर्माण कितने वर्षों में होता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, लगभग 3 वर्ष। संविधान का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और इसको कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसका 26 नवंबर 1949 को इसका जो संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था, तथा उसी दिन कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? 16 अनुच्छेद, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। संविधान पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? 284, यानी कि 289 सदस्यों में 284 सदस्य उस टाइम उपस्थित हुए थे, जिसका पूर्ण रूप से हस्ताक्षर हुआ था। आगे देखिए क्या है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। जो 26 नवंबर 1950 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुआ था। 26 नवंबर 1949 से ही कितने अनुच्छेद लागू हो गए? तो 16 अनुच्छेद। और शेष कब लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को, जो पूर्ण रूप से जब संविधान हमारा लागू हुआ था उसी दिन। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, जो 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसी दिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे संविधान में रही है। आगे देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कब बने? 1952 में।
तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया। और इसको थोड़ा सा अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा सा ज़रूर शेयर करें एक दूसरे के पास, तभी ना एक दूसरे का लाभ होगा इससे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो और हमेशा बने रहिए हमारे चैनल पर, और थोड़ा सा शेयर करते रहिए। और जो भी टॉपिक इसमें समझ में ना आया तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि उस पर थोड़ा और डिबेट किया जा सके। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें डालिए, ताकि हम उस पर कॉन्टैक्ट कर सकें आपसे, और उस बात पे चर्चा और विचार विमर्श किया जा सके कि इस टॉपिक में कहाँ पर क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि गलती तो सबसे होती है, तो उस गलती को देखते हुए आप बुरा ना मानते हुए थोड़ा सा उसको डिबेट करने के लिए उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।